हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसी लेजेंडरी मांगास के बारे में जो कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रेस करी जाती है, काफ़ी लोगों की फेवरेट भी है। और जब मैंने इनको पढ़ के ख़त्म कर लिया, मतलब मुझे 1 से 1.5 महीना हो चुका है इनको ख़त्म करे हुए, तो मेरा भी एक सॉलिड ओपिनियन बन चुका है इन दोनों पे। मतलब मैंने इन दोनों की जो पूरी ब्यूटी थी वो कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करी है अपने अंदर। तो ये भी मेरी भी बहुत फेवरेट मांगास बन चुकी हैं। तो एक मिनी रिव्यू होगा इन दोनों ही मांगास का। और ये दोनों मांगास जो हैं वो आपस में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब एकदम पोलर अपोजिट मांगा है ये दोनों। एक तरफ हमारे पास है ओयासुमी पुनपुन, जिसे मोस्ट डिप्रेसिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास है स्लैम डंक, जो कि एक शोनेन मांगा है। तो उसके जो ट्रूप्स हैं वो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी होलसम है और काफ़ी थ्रिलिंग भी हैं। तो दोनों ही काफ़ी अलग अलग मांगास हैं। ओके, सो इन दोनों मांगास को इतना लेजेंडरी क्यों कहा जाता है और मैं आपको पर्सनली भी ये दोनों मांगास क्यों रिकमेंड करूंगा, इसकी बात मैं करूंगा इनके मिनी रिव्यूज में। तो स्टार्ट करते हैं पहले ओयासुमी पुनपुन से। तो ओयासुमी पुनपुन एक सेनेन मांगा है, लेकिन प्रोमिनेंटली ये एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। और कमिंग ऑफ एज स्टोरीज जो है वो आपने कहीं ना कहीं देख रखी होंगी। ये इस तरह की स्टोरीज होती हैं जिसमें आप एक पर्सन की लाइफ देखते हैं, उसके बचपन से लेके उसके एडल्ट बनने तक। तो अगर आपने वो हॉलीवुड मूवी देखी है बॉयहुड, या फिर मैं आपको और इजी एग्जांपल दूं तो स्लम डॉग मिलियनेयर हो गई या फिर हैरी पॉटर हो गई। भले ही इनकी जो मेजर जॉनराज हैं वो अलग हैं, मतलब सुपर नेचुरल हैं या फिर कुछ भी हैं, ड्रामा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी लाइफ हमें बचपन से लेकर जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता तब तक दिखाते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है पुनपुन, उसकी लाइफ भी हमें दिखाई गई है जब वो 10 साल का है, वहां से लेके जब वो 20 साल का होता है तब तक के। और उसकी लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी ट्रैजिक चीजें होती हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग लोगों से मिलता है, वो सब कुछ इस मांगा के अंदर कवर किया गया है। और ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप की मांगा है, मतलब डिप्रेसिंग में भी ये उस टाइप की नहीं है कि ये सबको पसंद आ जाए, या फिर आ सकती है, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रैजिक चीज़ें पसंद होना ज़रूरी है। थोड़ी सी आप सैडनेस को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो कि नहीं, वो बड़ा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग ओयासुमी पुनपुन। तो पुनपुन को मैं पर्सनली दो तरीके से देखता हूँ। एक तो हो गया एकदम सिंपल वे, जो आप एकदम सिंपल मांगा स्टोरी की तरफ से देख सकते हो, और जब आप उसको पढ़ोगे एकदम सिंपल वे में, बिल्कुल मतलब दिमाग आपको यूज़ नहीं करना, आप उसे एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामेटिक एक ट्रैजिक स्टोरी की तरह देखोगे, तो उसकी जो सैडनेस है, ठीक है, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं जितने भी, उनकी लाइफ दिखाई गई है कि वो कितनी ट्रैजिक है और वो किन किन चीज़ों से प्रॉब्लमैटिक बनती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है पुनपुन, वो खुद भी इतना बड़ा सोशल रिक्लूज है, वो इतना बड़ा इंट्रोवर्ट है कि वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाता, वो लोगों से बात नहीं कर पाता, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, इवन वो अपने मम्मी पापा से इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता। तो हमें ये दिखाया गया है कि उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसी ट्रैजिक सिचुएशन की वजह से तो आती ही हैं, प्लस उसका नेचर भी इतना ऐसा है कि वो खुद भी इतना ऑकवर्डेड है कि वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाता, वो सॉल्व नहीं कर पाता, और वो उनको बस अपने मन में दबा लेता है, और उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है, उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके मन में बस बंद रह जाती हैं, और वो बहुत ही डिप्रेस फील करता है जनरली पूरी मांगा में। और पुनपुन की तरह ही इस स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक कैरेक्टर्स हैं, यानी कि सिर्फ पुनपुन नहीं, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दोस्त, या जितने भी और कैरेक्टर से वो मिलता है, जब वो इंटरैक्ट करता है तो हमें उनकी ट्रैजिक स्टोरी दिखाई जाती है। और एक ही स्टोरी के अंदर इतने सारे ट्रैजिक कैरेक्टर होना बड़ी ही अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक चीज़ लगती है, लेकिन फिर भी जो उनकी स्टोरीज़ हैं उनसे कुछ मैसेज देना चाहता है हमें राइटर, है ना, और उनसे कुछ रियलिस्टिक सिचुएशंस को समझाना चाहता है, कुछ क्वेश्चंस को पुट अप करता है, तो वो चीज़ अनरियलिस्टिक होके भी काफ़ी रियलिस्टिक बन जाती है, और इसलिए आपको ये स्टोरी जो है काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। तो पुनपुन में अगर आप स्टोरी वाइज देखो, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें छोड़ दो तो एज अ स्टोरी आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। बस आपको थोड़ी सी सैडनेस और इन चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, तो ये आपको स्टोरी बढ़िया लगेगी। एंड एज अ मांगा पुनपुन को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। तो ये तो था मेरा सिंपल तरीका इस मांगा को समझने का, जिसमें मुझे ये मांगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। लेकिन लेजेंडरी वाला स्टेटस इस मांगा को क्यों मिलता है, वो समझने के लिए आपको उसको दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका है। दैट इज़ द फिलोसॉफिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओयासुमी पुनपुन। और फिलोसॉफिकल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी पर्सनली समझने की कोशिश करी थी, और मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे। एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है इसको लेके, जो आपको मैं स्क्रीन पे एक बार दिखा भी दूंगा, प्लस आपको मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो जो फिलॉसफी वाला जो पूरा आर्टिकल है वो मैंने ऑलमोस्ट
1-1.5 घंटे पढ़ा था, ठीक है, काफ़ी लंबा आर्टिकल है। और उसमें आपको पुनपुन की जो स्टोरी है, उसमें जो फिलॉसफी इन्वॉल्व्ड है वो समझाई गई है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे और आपका दिमाग एकदम खुलेगा कि यार ये मांगा इतनी डीप हो सकती है और इस मांगा में इतना कुछ एक्सप्रेस किया गया है बिना ही बोले, सिर्फ कैरेक्टर्स के थ्रू, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू। और कहीं कहीं जो हमारा मेन कैरेक्टर है पुनपुन, उसका शेप भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और जो मेन कैरेक्टर है हमारा पुनपुन, आप नोटिस करना जब आप इस मांगा को पढ़ोगे तो पुनपुन जो है वो अपने मुंह से कोई भी डायलॉग नहीं बोलता। मतलब वो इतना बड़ा इंट्रोवर्ट है कि वो अपने मुंह से कोई भी डायलॉग नहीं बोलता, सब कुछ हमें थर्ड पर्सन के थ्रू सुनाया गया है और वो थर्ड पर्सन हमारा राइटर है। तो इस मांगा के अंदर इतने सारे मैसेजेस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, इतनी सारी फिलॉसफीज इन्वॉल्व हैं कि मैं चाहूँ तो भी आपको इस वीडियो में समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उसको समझ नहीं पाया हूँ आज तक। मतलब इतना टाइम हो गया मुझे पुनपुन पढ़े हुए, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाता कि इतनी सारी चीज़ें एक राइटर एक स्टोरी में कैसे एम्बेड कर सकता है। एंड स्टिल वो ग्राउंड लेवल पे आपको समझ भी नहीं आएगा कि यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे है, इतनी अच्छी कैसे है। लेकिन जब आप लिटरेचर वे में देखोगे, जब आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करोगे और आप उसकी फिलॉसफी पढ़ोगे, तब मुझे लगता है कि आपका एकदम माइंड ब्लो हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था और ये क्या चीज़ है। मतलब एक राइटर इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर सकता है, एंड उसका दिमाग कितना तेज़ होगा जब उसने ये इतनी इंटेलिजेंट स्टोरी लिखी, जिसके 2 फेस हैं बेसिकली। एक तो सिंपल फेस हो गया जिसमें आपको एकदम नॉर्मल स्टोरी की तरह दिखेगी वो, और जो दूसरा फेस है उसका, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना फिलोसफिकल है कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं अब क्या करूं। मतलब बहुत ही अजीब है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये रिव्यू जो है वो मैं अजीब ही बन जाएगा एकदम अगर मैंने समझाने की कोशिश करी ज़्यादा भी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पुनपुन को आप फिलोसफिकल वे में समझना चाहते हो तो उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना। जब आप पुनपुन को एक बार पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगी कि पुनपुन इतनी लेजेंडरी, इतनी ग्रेट क्यों है। तो हाँ, आई नो कि मैंने चीज़ें थोड़ी सी मैसअप कर दी हैं, बट मेरे पास इससे बेहतर तरीका नहीं है पुनपुन को समझाने का। मैं बस यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ इस मांगा को पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मांगा इतनी अच्छी क्यों है। ओके गाइस, तो अब मूड को करते हैं ज़रा लाइट और बात करते हैं दूसरी मांगा के बारे में जिसका नाम है स्लैम डंक। और स्लैम डंक जो है वो एक शोनेन स्पोर्ट्स मांगा है जो कि थ्रिलिंग भी है, इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा फनी है और बहुत ज़्यादा होलसम मांगा है। और इस मांगा को बेस्ट स्पोर्ट्स मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है और मैं इस स्टेटमेंट से कंप्लीटली एग्री करता हूं, क्योंकि सही में भी स्लैम डंक में सब कुछ है जो एक अच्छी मांगा में होना चाहिए। तो स्लैम डंक को लिखा है ताकेहिको इनोई ने, और ताकेहिको इनोई की जो है वो 3 प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, स्लैम डंक, रियल और वैगाबॉन्ड। तो वैगाबॉन्ड तो एक अलग जॉनरा की है, रियल जो है वो भी एक बास्केटबॉल मांगा है, लेकिन वो व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बारे में है और वो थोड़ी सी ज़्यादा फिलोसफिकल है। और जो स्लैम डंक है वो एक आउट एंड आउट शोनेन स्पोर्ट्स मांगा है जो आज के किसी भी स्पोर्ट्स एनीमे या मांगा से मैच करती है और किसी भी नॉर्मल एनीमे से भी मैच करती है। तो स्लैम डंक के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन कुछ यूँ है कि मैं भी स्लैम डंक को बेस्ट स्पोर्ट्स मांगा मानता हूँ और उसको बैक करने के लिए मेरे पास कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि स्लैम डंक में जितनी चीज़ें हुई हैं वो आप जितने भी फेमस मांगाज हैं या जितने भी फेमस एनीमे हैं उनमें आप ज़रूर देखोगे। मतलब स्लैम डंक जो है उसके डेरिवेटिव्स हैं ये सारे स्पोर्ट्स एनीमे या फिर स्पोर्ट्स मांगा। हाँ, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट मोस्टली वो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे कितने भी अच्छे एनीमे हो, चाहे वो हाइक्यू हो, कुरोको नो बास्केट हो, डायमंड नो एस हो, या फिर और भी आप जितनी भी अच्छी ला सकते हो, ठीक है। उन सब में जो भी चीज़ें होती हैं वो स्लैम डंक में हो चुकी हैं। वो आर्क, वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, वो सब कहीं ना कहीं हुए हैं। भले ही गेम बदलते हैं बट चीज़ें वही रहती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और एनीमे ने स्लैम डंक की कॉपी कर ली है इसलिए वो बुरा हो गया है, कुछ भी हो गया, बल्कि हाइक्यू तो मेरे टॉप 5 एनीमे के लिस्ट में भी है। तो आप लोग जान सकते हो कि मैं किसी एनीमे को हेट नहीं करता या किसी मांगा को हेट नहीं करता। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो आज भी स्पोर्ट्स एनीमे या फिर मांगा आती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि स्लैम डंक ने वो सब चीज़ें डिफाइन करी है, उनको अच्छे से समझाया है कि कैसे बनती है एक चीज़ प्रॉपर, ठीक है। तो स्लैम डंक इज़ फ्लॉलेस, कंप्लीटली फ्लॉलेस। आप कोई गलती निकाल ही नहीं सकते स्लैम डंक के अंदर, वो इतनी बढ़िया मांगा है। जैसे ड्रैगन बॉल को बेंचमार्क कहा जाता है ना शोनेन एनीमे का, कि ड्रैगन बॉल इतना पहले आया था और उसमें जो चीज़ें हुई थी वो आज के शोनेन में भी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रैगन बॉल बेस्ट हो गया उस सेंस में, तो वैसे ही स्लैम डंक जो है वो अपने काइंड का फर्स्ट है और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सेकंड जो रीज़न है वो है आर्ट। वैगाबॉन्ड, अगर आपने वैगाबॉन्ड पढ़ी है या फिर उसकी आर्ट भी आपने देखी है तो आप जानते हो कि उसकी आर्ट कितनी ज़्यादा अच्छी है कि वो लिटरली उसको बेस्ट कहा जाता है पूरे मांगा मीडियम में।
और कहा जाता है कि उनकी जो आर्ट है वो म्यूजियम में रखनी चाहिए। तो जब इतनी आर्ट की तारीफ होती है तो उसी सेम ऑथर ने जब स्लैम डंक बनाई होगी तो आप सोच सकते हो कि आर्ट कितनी ज़्यादा बेहतर होगी। मतलब लोग एनीमे से ज़्यादा मांगा को प्रेफर करते हैं स्लैम डंक की, बल्कि हाईक्यू या फिर किसी और स्पोर्ट्स एनीमे के जो अगर आप कंपेयर करोगे तो उनकी केस अपोजिट्स है। मतलब उनकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है एनीमे की कि आपका मन करेगा कि मैं मांगा से पहले एनीमे देख लूँ तो भी बढ़िया ही रहेगा। बट स्लैम डंक के केस में जो उसकी आर्ट है वो इतनी ज़्यादा फिनोमिनल है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप आज के कोई भी स्पोर्ट्स मांगा खोल के देख लो या आप कोई भी स्पोर्ट्स मांगा खोल लो तो स्लैम डंक की आर्ट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है स्लैम डंक का, वो ये है कि स्लैम डंक को रिलीज़ हुए ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं और 30 साल बाद भी इसकी स्टोरी रिलेवेंट है। यानी कि स्लैम डंक इज़ टाइमलेस। स्लैम डंक की जो स्टोरी है वो आज मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई 10 साल बाद भी पढ़ेगा तो भी उसको उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि स्लैम डंक की जो स्टोरी है, जो पूरी मांगा है, वो टाइम के साथ बहुत बढ़िया से ग्रो हुई है। और मैंने ये चीज़ खुद भी फील करी है कि जो एनीमे है, एनिमेशन है, वो टाइम के साथ इतने अच्छे से ग्रो नहीं करता जितनी एक मांगा करती है, जितनी एक स्टोरी कर सकती है। तो वो जो पोटेंशियल है स्लैम डंक का, और पोटेंशियल क्या, मैं तो कहूँगा कि अब वो प्रूफ हो चुका है क्योंकि इतने साल हो चुके हैं स्लैम डंक को रिलीज़ हुए। तो स्लैम डंक आप आज पढ़ो चाहे 10 साल बाद पढ़ना, आपको स्लैम डंक हमेशा अच्छी लगेगी, हमेशा रिलेवेंट लगेगी। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये स्टोरी पुरानी है, पहले ऐसा होता था अब नहीं ऐसा होता। तो ये चीज़ें और ये जो ट्रूप्स हैं पूरे स्लैम डंक के, वो उसको बहुत ग्रेट बनाते हैं। प्लस वो एक शोनेन है तो काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, काफ़ी लोग उसे एंजॉय कर पाते हैं। और जो उसकी पूरी कॉमेडी है, ठीक है, स्लैम डंक के अंदर हर चैप्टर के अंदर लिटरली कॉमेडी है और बहुत ज़्यादा अच्छी कॉमेडी है। मतलब जो एकदम हिलेरियस वाली होती है, जो एक अच्छे शोनेन में होनी चाहिए, वो उसके अंदर है। एंड आई थिंक ये जितने भी फैक्टर मैंने मेंशन करे हैं वो सारे स्लैम डंक को एक बहुत ही अच्छी मांगा बनाती है। और मेरे हिसाब से स्लैम डंक इज़ लिटरली द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स मांगा ऑफ ऑल टाइम। और मेनली मैं ये चाहता हूँ कि इस मांगा को सब लोग पढ़ें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मांगा को कोई भी हेट कर सकता है। ये मांगा सबको ही पसंद आ जाएगी और आप इसको हफ्ते लेके पढ़ें या फिर महीने लेके पढ़ें, आपका वो महीना या हफ्ता बन जाएगा बहुत बढ़िया। आप बहुत हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे भी और काफ़ी थ्रिल होंगे और आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। एंड मोटिवेशनल लेवल पे भी स्लैम डंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्लैम डंक के बारे में जितने भी फैक्टर्स हैं सारे परफेक्ट हैं। मुझे लगता है कि स्लैम डंक इज़ द परफेक्ट स्पोर्ट्स मांगा। जैसी एक स्पोर्ट्स मांगा होनी चाहिए, जैसी एक स्पोर्ट्स स्टोरी होनी चाहिए, एग्जैक्टली वैसी स्लैम डंक है। एंड स्लैम डंक इज़ ट्रूली लेजेंडरी। All I need is get this wrong.